हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पीओके के लिए 24 लोकसभा की सीट्स हमने ऑलरेडी रिजर्व करके रखी हुई है। उसके बाद काफी सारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हुए पीओके को लेके एज वेल एज हमारे लोकसभा की सीट्स को लेके। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये डिस्कशन किसी भी तरीके से पॉलिटिकल नहीं रहेगा। इस डिस्कशन के अंदर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एंगल में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहां पे ये डिस्कस करेंगे पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है वो एग्जैक्टली कौन सा है, और जो अमित शाह साहब ने बात की है कि 24 सीट्स लोकसभा की वहां के लिए रिजर्व रहेगी, तो ये सीट्स का बंटवारा कैसे होता है, ये कौन डिसाइड करता है, उसके लिए क्या चीजें होती है, सो उसी के ऊपर हम इस सेशन में आपके साथ बात करेंगे। सो नाउ द डिस्कशन जो था वो जम्मू कश्मीर को लेके जो डिबेट चल रहा था, उसी डिबेट को लेके ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ। और इस डिस्कशन के अंदर हमारे अमित शाह सर ने जो बातें की है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। बट अगेन मैं वो रिपीट करता हूं कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं रहेगा। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस है, दे विल टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स, दे विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट द अपोजिशन पार्टीज एंड द रूलिंग पार्टीज, बट वी डोंट नीड टू डू दैट। कौन कल्प्रिट है और कौन सही है, कौन गलत है, इन चीजों में हम बातचीत नहीं करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एसबीआई क्लर्क का एग्जाम काफी नजदीक है, और इन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उससे एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एसबीआई क्लर्क के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा हमारा बैंक महापैक है, जहां पे आपको सारे बैंक एग्जाम एज वेल एज इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफी मदद मिलेगी, काफी हेल्प मिलेगी। तो ये भी एक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो फ्रॉम द प्री टिल द इंटरव्यू हर चीज में आपको यहां पे हेल्प की जाती है। ठीक है, फाइन। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज के हमारे इस डिस्कशन को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि अमित शाह सर ने क्या कहा। अमित शाह सर ने एक पॉइंट मेंशन किया कि 24 सीट्स 24 सीटें हैं जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए ऑलरेडी डेडिकेट करके रखी हुई है। सो जम्मू कश्मीर असेंबली फॉर द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एज पीओके इज आवर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह सर मेंशन 24 सीट्स। ओके, नाउ इसमें एक टॉपिक है कि ये लोकसभा के एंगल में रहेगी, असेंबली के एंगल में। तो यहां पे असेंबली ये पॉइंट मेंशन किया गया। अगर लोकसभा की बात की जाए तो पहले जम्मू के लिए 37 सीट्स थी, जिसे 43 किया गया। कश्मीर के लिए 46 थी, उसे 47 किया गया। तो ऑलरेडी वो भी पॉइंट यहां पे इंक्लूड किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, नाम में ही बहुत सारी चीजें क्लियर है कि ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान में ऑक्युपाई, पाकिस्तान के पास है। इट्स अ पार्ट ऑफ कश्मीर के जिसी को लेके इश्यूज चलते, जिसको लेके प्रॉब्लम चलती है दो कंट्रीज के बीच में, तो उसी एरिया की बात की गई है। अब ये एरिया एग्जैक्टली कौन सा है, इस एरिया पे एक बार हम लोग बात कर लेंगे। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हो गिलगिट बल्तिस्तान वाला जो एरिया है और आजाद जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये दो एरियाज हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आते हैं। इंडिया के लिए ये एरिया बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अफगानिस्तान के लिए डायरेक्ट एंट्री पॉइंट यहां पे मिल सकता है। इवन जो चाइना का बॉर्डर है वो भी काफी क्लोज आ जाएगा। सो दिस एरिया, अगर ये ऊपर के एरिया की बात करें, दिस इज अ पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जाती है। 1948 में यूएन का ऑर्डर आया था सीज फायर का, के उसके बाद 49 में ये जो पार्ट है गिलगित बल्तिस्तान एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर है, इनके हाथ में दिया गया। एंड पाकिस्तान ने बाद में उसे सीड कर दिया, अपने पास ले लिया। तो काफी बार इसको लेके इशू आता है, काफी बार इसको लेके बवाल चलता है। तो ये उन्हीं दो एरियाज की बात की जाती है जो नॉर्मली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। अब उसका हिस्टोरिकल पार्ट ऑब्वियसली हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा व्हेन इट कम्स टू द बैंक एग्जाम, बट स्टिल थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सो the fact of POK is an integral part of India has been our constituent policy since 1947. So 1947 से POK इंडिया का पार्ट है। ये मुद्दा हमने कभी नहीं छोड़ा। उस मुद्दे में शायद कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई होगी, बट वी नेवर लेफ्ट दिस पॉइंट कि भाई ये हमारा पार्ट नहीं है, ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा है। 1947 पाकिस्तान पश्तून ट्राइबल्स अटैक द जम्मू कश्मीर। उसके बाद जो महाराजा हरी सिंह साहब है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगी थी कि तब गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब थे, उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को लेके ये चीजें इंडिया को हैंड ओवर की जाएगी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर ने क्योंकि कहा था कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, तो उसी ऑटोनॉमी के चक्करों में और साथ में उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए था, तो इसलिए यह एग्रीमेंट साइन किया गया कि एक्सेप्ट दिस सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर वाज फ्री इन ऑल डिसीजंस। मींस ये तीन सब्जेक्ट छोड़ के, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन छोड़ के, जम्मू कश्मीर के पास सारे पावर थे, सारी ऑटोनॉमी देके रखी थी। के
On the basis of accession of treaty, the government of India claims that India has the full right to interfere in the matters related to Jammu and Kashmir. On the other hand, doesn't agree with India. तो पाकिस्तान एग्री नहीं किया, पर इंडिया ने कहा कि अभी एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद फिर ऐसी भी बातचीत हो गई कि अभी सारी चीजें इंडिया हैंडल कर लेगा, पर पाकिस्तान उसके लिए रेडी नहीं था. द लीगैलिटी टू ट्रांसफर द टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया is unquestionable, and anonymous resolution of the parliament talks about the whole J&K as a part of integrated India. तो ये भी एक अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई. Pakistan claims on Kashmir is based on the declaration of 1993. As per this declaration, Jammu Kashmir was among the 5 states in which rule government of Pakistan was supposed to be established. तो जैसे हमारे तरफ से 1947 से, जब से महाराजा हरि सिंह से साथ एग्रीमेंट हुआ, तब से जैसे हम उसे अपना क्लेम करते, वैसे पाकिस्तान ने 1993 से उसे कंप्लीटली क्लेम करना शुरू कर दिया. तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया. बट ऑब्वियसली उनके क्लेम्स जो है बहुत फॉल्टी है, नो डाउट अबाउट दैट. अब ना इन सब में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, कहीं ना कहीं हम थोड़े से लीनियंट हो गए थे उस समय में, और उस लीनियंसी की चक्कर में कुछ पार्ट है जो उनके कंट्रोल में चला गया. स्पेशली जब हम आज़ाद जम्मू कश्मीर है जो पार्ट जिसे कहा जाता है, ये स्पेशली पार्ट हमारे हाथ से लीनियंसी के चक्कर में छूट गया. हमें लगा कि सब कुछ यूएन के द्वारा या मीडिएटर्स के द्वारा ठीक किया जाएगा, और वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई. अब उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है उस पार्ट के ऊपर हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे. दैट इज नॉट द कंसर्न राइट नाउ वी हैव. नाउ अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि ये टेरिटोरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. कि ऑफ कोर्स ये टेरिटोरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यहीं से एंटर करती है. चाइना इसी पॉइंट के थ्रू इंडिया में भी काफी ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करता है. अगर ये एरिया हमारे पास आ गया तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस है, या सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस है, उसके लिए काफी हेल्प मिलेगी, काफी अच्छी मदद मिलेगी. दूसरा, जो चाइना, क्योंकि चाइना का इससे कोई लेन देन नहीं था, पर पाकिस्तान प्यार मोहब्बत में चाइना को ये जगह देते जा रहा है, ये चाइना को सौंपते जा रहा है. सो ये भी एक डेंजरस पॉइंट है पाकिस्तान को. ना उसको खुद को कुछ हेल्प मिल रही है के, और दे आर गिविंग इट टू द चाइना. इट्स बेटर कि अगर वो इंडिया के कंट्रोल में रहे तो वो एक प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम से हम काफी ज्यादा हद तक बच सकते हैं, और इसीलिए ये टेरिटोरी काफी इंपॉर्टेंट है. नाउ अब जो 24 सीट्स की बात की थी जम्मू कश्मीर के असेंबली के लिए, या फिर हमने बात की रिगार्डिंग द लोकसभा के सीट्स के लिए जो रिजर्व रखी है पीओ के लिए, ये डिसाइड करने का डिलिमिटेशन कमीशन का होता है. डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है, मतदार संघ जिसे कहा जाता है, जहां से लोग चुनाव के लिए खड़े होते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए राखिव रहेगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना एरिया रहेगा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किस शहर में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, ये सब कुछ डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है. सो डिलिमिटेशन कमीशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिक एरियाज इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. वन वोट वन वैल्यू, इसी कंसेप्ट के ऊपर ये लोग यूजुअली काम करते हैं. अब ना यहां ध्यान दीजिए, डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो एक सेपरेट अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करते हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है. इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑब्वियसली रहेंगे, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये भी यहां पे रहेंगे. अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट इनैक्ट्स द डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस. हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाए, बनाया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. नाउ हमारे देश में पहला डिलिमिटेशन कमीशन 1950-51 में बना. उससे हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यहां पे डिफाइन किया. उसके बाद हम बात करेंगे 1963, 73, 2002 के इस तरीके से बनाए गए. 1981 और 1991 में डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बने थे सेंसस के बाद. अभी का सेंसस तो फिलहाल हुआ ही नहीं है. कि जब अभी का सेंसस हो जाएगा तो उम्मीद करते कि उसके बाद वापस डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा. बिकॉज ना पॉपुलेशन देश के अंदर बढ़ती रहती है, और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी ध्यान देनी पड़ेगी. इसका एक क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ स्टेट है जो पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम ही नहीं करते, कुछ स्टेट बहुत अच्छे से पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं. अब जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम नहीं करेंगे उनको ज्यादा सीट्स दिखाई देती है. इसलिए आप नॉर्थ के कुछ स्टेट्स की बात करें जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे लोकसभा की सीट भी ज्यादा है, उनकी असेंबली की सीट भी ज्यादा है, बिकॉज पॉपुलेशन इज मोर.
नॉट ओनली जियोग्राफी बट पॉपुलेशन ऑल्सो मैटर्स फॉर दिस। सो इसीलिए काफी सारे साउथ के स्टेट्स ये क्रिटिसाइज करते हैं कि वी नीड टू चेंज दिस माइंडसेट ओनली डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन, बिकॉज अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे, विच शुड बी द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, बट देर आर सम स्टेट्स विच आर नॉट रेड्यूसिंग द पॉपुलेशन एंड दैट्स उनको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, उनके पास ज्यादा सीटें चली जाती है, तो ये एक दिक्कत वाला है। तो यहाँ पे इक्वालिटी कंसेप्ट नहीं बनता है, यहाँ पे सही तरीके से वर्क नहीं होता है, और यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। Now, Constitution also capped the number of Lok Sabha Rajya Sabha seats to a maximum of 550 and 250 respectively, and increasing population are being represented by a single representative. So यही पॉइंट है जो लोकसभा के अंदर भी है। तो इसीलिए एक इक्वालिटी लाने के लिए सदर्न स्टेट्स की डिमांड को अभी डिलिमिटेशन कमीशन में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही थी वो न्यूज़ जिसके ऊपर हमें बात करनी थी, जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना था। बस एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इसको किसी भी हालत में पॉलिटिसाइज ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि हमें एग्जाम के एंगल में इसकी तरफ देखना जरूरी रहेगा। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट सच काइंड ऑफ सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।